करते हैं जी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है। ये इनके आर्टिकल नहीं है जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पहला नीति आयोग। इनके चेयरमैन सीईओ मैंने आपको करवाए हैं जी। नीति आयोग के आपके चेयरमैन तो सबको पता ही है। सर प्राइम मिनिस्टर। और अयोध्या, माफ कीजिएगा, सोमनाथ ट्रस्ट के जो चेयरमैन है वो भी प्राइम मिनिस्टर है। बोलिए मेघना जी, क्या प्रश्न है? मेघना जी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई चिंता नहीं। नीति आयोग लिखिए जी। जो यहाँ पे सबसे इजी क्वेश्चन है, इट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन होता था जी इंडिया में। ठीक है। इस्टेब्लिश्ड इन 2014, मोदी जी ने आते ही नीति आयोग ले आए थे, आपको पता होगा। उसके बाद देखिए जी, एक ऑफिशियो चेयरमैन कौन है यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर। तो हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ रहे हैं, जो भी छात्र जब आए हैं। उसके बाद आइए जी, आप देखेंगे फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग राइट नाउ कौन है? सुब्रमण्यम जी, राइट। तो फर्स्ट सीईओ प्लीज देख लीजिए एक बारी, कौन थे इसके, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। वो भी कुछ ऐसा ही नाम था, साउथ इंडियन। सेकंड थे आपके अमिताभ घोष। ठीक है, जो अभी G20 के शेरपा थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। सेकंड पे आइए जी। इसका हैंड रेज है, मैं डाउन कर दूं इसको एक बारी। हाँ जी। सेकंड है जी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी शायद क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा एग्जाम में। ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी। इसका कोई आर्टिकल नहीं है, ना ही नीति आयोग का कोई आर्टिकल है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखिए जी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इट वाज एस्टेब्लिश्ड, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993। इंपॉर्टेंट क्या है? इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय। दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनको आपके अपॉइंट करते हैं, क्योंकि जो इसका चेयरमैन होगा वो हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट का या तो रिटायर्ड जज होगा या सीजेआई होगा कम से कम। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपसे क्वालिफिकेशन या फिर उसकी एज लिमिट पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिखिए, सबसे पहले चेयरमैन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है इस टाइम इसके चेयरमैन, कोई बताएगा? अरुण मिश्रा। हमने लिखा है जिस उनका नाम। मेंबर शुड बी, मैंने लिखवाया आपको इनके चेयरमैन का नाम।
नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लीजिएगा जी। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो चेयरमैन की जो क्वालिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ी हटके है तो पूछ सकते हैं आपसे। चेयरमैन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड मेंबर शुड बी सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद लिखिए जी। टेन्योर या तो 5 इयर्स होगा जी। दूसरा क्या है, मैक्सिमम 70 ईयर ऑफ एज until दे अटेन, चाहे मेंबर है चाहे चेयरमैन है सेम है उनके लिए, until दे अटेन द एज ऑफ 70 ईयर। बताइए समझ आया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपके पंचायती राज से वेरी नेक्स्ट ईयर 1993 में आ गया था। ये एक नॉन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, माफ कीजिए। चेयरमैन और इसके मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, क्योंकि ये रिटायर्ड या तो सीजीआई होंगे चेयरमैन, जो इसके मेंबर्स हैं वो या तो सर्विंग जज होंगे या रिटायर्ड जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जुडिशरी के लिए। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज ऑलमोस्ट सेम। सबसे मुश्किल क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी स्टेट्स हैव स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। कोई आंसर बताएगा, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सबसे पहले लिखिए जी। सेम, इस्टेब्लिश्ड इन 1993, एक साथ ही आए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं जी, एंड रिमूव्ड बाय, चाहे चेयरमैन ही है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेंबर्स, चेयरमैन एंड मेंबर्स। ठीक है, चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, बाय द गवर्नर लिखिए, एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। ये किसमें चीज इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन आपकी स्टेट में है, सबकी स्टेट में है, बट राइट नाउ किसी ने पता किया अभी, चेक किया, हाउ मेनी स्टेट्स हैव स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, 25 या उससे ज्यादा। बताइए जी। 25 स्टेट्स है ट्वेंटी एक। सिक्स है सर। कौन सी है मैम, लेटेस्ट बताइए, ये भी प्लीज सर चेक कर दीजिए। सर गूगल किया था 26। बिल्कुल, मैं ये पूछ रहा हूँ लेटेस्ट का नाम प्लीज बताइएगा, क्योंकि 2020 तक तो 25 थी। ठीक है, उसके बाद एक बड़ी है तो वो हमें पता होनी चाहिए। 26 स्टेट्स है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब सबके पास नहीं है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एज क्राइटेरिया सेम है, टेन्योर, फिर से वही 5 ईयर और 70 ईयर एज, दोनों में से कुछ भी पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग ही रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज का टेन्योर क्या है और हाई कोर्ट के जज का, बताइए। सुप्रीम कोर्ट 65 ईयर एज, हाई कोर्ट 62। 62। ठीक है, तो यहाँ पे 62 + 5 67 मत कर देना,
स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भी 70 ईयर एज आपको दी गई है। उसके बाद है जी, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। पता है ना आपको इसका? बताइए, कभी यूज किया इसका किसी ने आपने? सीआईसी, आरटीआई जो आप डालते हो। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2005, कांग्रेस लेके आई थी आरटीआई का जो हमारे पास अधिकार है। गुड इवनिंग किरण जी। ठीक है, उसके बाद आइए जी। देखिए, ज्यादा मिस नहीं हुआ जी, निश्चिंत रहिए। 2 पॉइंट हुए हैं, नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ज्यादा नहीं है, निश्चिंत रहिए। उसके बाद आइए जी, टेन्योर लिख दीजिए यहाँ पे। टेन्योर है फिर से वही, 5 इयर्स और 65 एज, दोनों में से पहले कुछ भी हो जाए रिटायरमेंट हो जाएगी। ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बात के बारे में इससे ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, कोई फायदा नहीं है हमें। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी ऑलमोस्ट सेम है, यही आपका टेन्योर है। दैट वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड इन 2005। ठीक है, उसके बाद आइए जी, सीबीआई, जो कि न्यूज में बड़ी रहती है जी। सीबीआई इंडिया को समझ लो कब बनानी पड़ी, जब फर्स्ट इमरजेंसी लगती है आपकी। अगर आपको वो याद है, सीबीआई कभी नहीं भूल सकते आप। इंडिया में फर्स्ट इमरजेंसी लगती है इंडो चाइना वॉर की वजह से। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ आता है हमारे पास एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए जो हमारे नेताओं पे, या कुछ कोई केसेस, स्पेशल केसेस है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरविजन हो, और वहां पे किसी को कानून के थ्रू जो आपका न्याय है वो मिले। तो इसके लिए बनाई गई थी। तो ये बनती है फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी के 1 साल बाद। तो इसका याद आप भूल सकते हो ईयर कब है, या सोचना पड़ेगा 1963। अभी भी? 1963। 1963, क्योंकि 1963 फर्स्ट, सर। हाँ फर्स्ट इमरजेंसी थी 1962। ठीक है, उससे याद करो इसको। तो लिखिए जी, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963। और ये किस मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है जी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तभी सेंट्रल गवर्नमेंट पे इल्जाम लगते हैं सीबीआई हमें डरा रही है। ठीक है, आगे आइए जी। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, लोकपाल या लोकायुक्त। पता है, पिनाकी चंद्र घोष का नाम सुना आपने? बताइए किसके लिए फेमस है वो? सर वो फर्स्ट लोकपाल थे। सर लोकायुक्त। लोकपाल थे या लोकायुक्त? बताइए, पिनाकी चंद्र घोष। लिख लीजिए, पिनाकी चंद्र घोष वाज फर्स्ट लोकायुक्त। मैं लिख नहीं रहा उसको क्योंकि वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एकदम से दिमाग में आया। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, मैंने पढ़ा है वो। उसके बाद आइए जी, सर रिपीट करना ये वाला पॉइंट। पिनाकी चंद्र घोष वाज फर्स्ट लोकायुक्त इन इंडिया। उसके बाद लिखिए जी, द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त was established फर्स्ट इन महाराष्ट्र। जैसे राजस्थान में फर्स्ट आपका पंचायती राज शुरू हुआ था ना, 1971। तो 71 भी आपको याद होगा किस चीज के लिए फेमस?
सेकंड इमरजेंसी। सर इंडो पाक सेकेंड वार, इमरजेंसी। सेकंड इमरजेंसी। बिल्कुल जी, सेकेंड इमरजेंसी। तो सेकेंड इमरजेंसी के टाइम पे महाराष्ट्र ने फर्स्ट लोकायुक्त बिठा दिया था इंडिया में। आगे लिखिए जी। ये अन्ना हजारे की वजह से बहुत अच्छा काम हुआ था। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 रिसीव्ड असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। मतलब पास कब हुआ? ऑन 01/01/2014, वेरी फर्स्ट ऑफ 2014। ठीक है, और ये फोर्स में आ गया था 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी को इन्फोर्स कर दिया गया था। तो ये कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिनको आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नीति आयोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके फर्स्ट सीईओ ऑफ लोकायुक्त मैंने होमवर्क दिया है आपको। ठीक है, अभी तो आपके सुब्रमण्यम जी हैं, उनका नाम हमने कई बार लिखा है। चेयरमैन होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर, एक्स चेयरमैन। और नीति आयोग 2014 मोदी जी ने आते ही। फिर आता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये आपका 1993 में स्टैब्लिश होता है। चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ही होंगे, चाहे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो चाहे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो। चेयरमैन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड मेंबर शुड बी सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ एससी। ठीक है, अरे जवाहरलाल नेहरू नहीं है किरण रिजिजू, गलत कर रहे हो। चेक करो, नीति आयोग 2014 में आया है, पहले प्लानिंग कमीशन होता था। आप शायद उससे गलत समझ गए। ठीक है, फिर टेन्योर बताया मैंने 5 ईयर और अंटिल अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स। ठीक है, 65 होता है आपका सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें 5 साल जोड़ दिए गए अगर उन्होंने सर्व करना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। इसके बाद है जी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एस्टेब्लिश्ड इन 1993। चेयरमैन एंड मेंबर यहाँ पे अपॉइंट तो गवर्नर करता है, पर रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में। उसके बाद हमने किया जी 26 स्टेट्स है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। टेन्योर पे सेम है जी जितना आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में है। फिर हमने किया सीआईसी, आपको पता होगा आरटीआई यहीं से आती है आपकी। तो ये भी 2005 में स्टेब्लिश हुई। टेन्योर 5 ईयर, 65 ईयर। सीबीआई भी टेन्योर कब है कब शुरू हुई, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पे बड़ा इल्जाम लगता है सीबीआई और ईडी की वजह से। उसके बाद हमने लोकपाल या लोकायुक्त किया। इसमें मैंने पिनाकी चंद्र घोष का नाम आपको लिखवा दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ इंडिया। पर हाँ, अगर पूछ ले तो पिनाकी चंद्र घोष याद रखना। तो लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र में स्टेब्लिश होता है सेकंड नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, 1971। एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट है इंडिया में 2014 में, उसको प्रेसिडेंट से असेंट मिलती है। अभी तक हमने इतना ही किया। अब बढ़ते हैं जी आगे। सबसे पहले जल्दी जल्दी करेंगे प्रेसिडेंट को। इनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लेंगे जल्दी जल्दी। सबसे पहले सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, ये सबको पता है। जो इंडिया का प्रेसिडेंट होगा वही सुप्रीम कमांडर है तीनों फोर्सेस का, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी सबको पता होगा। एग्जेक्टिव हेड कौन है जी स्टेट का? स्टेट का सर गवर्नर। गवर्नर। और सेंटर का? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल कहता है स्टेट का सेंटर का हेड प्रेसिडेंट है? 53 सर, 52। 53, 53 नहीं, 52 तो 53। प्रेसिडेंट बताएगा। 53 ठीक है, लिख लीजिए। हमने पहले भी लिखा है, दोबारा लिख रहे हैं। एग्जेक्टिव
पावर ऑफ द यूनियन shall be vested in the president। ठीक है, उसके बाद आइए जी मिनिमम एज। चार मुश्किल क्वेश्चन पूछ के या आसान सा क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। कितनी होनी चाहिए प्रेसिडेंट की? 35, 35। और पीएम की सर? 25, 25, क्योंकि आपको लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25। और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए लिखवाऊंगा आज भी? 30। 30। हाँ, 30 ये है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, 35 कर देते हो वहां पे। यहाँ पे 30 है, लिखेंगे इसको। उसके बाद आइए जी इसके इलेक्शन। पीएम को लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है? नहीं मैम, राज्यसभा से भी आ सकते हैं पीएम, जैसे मनमोहन सिंह इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल है जी। तो मतलब पीएम के लिए 25 मिनिमम एज। हाँ, एज मिनिमम होनी चाहिए, वो लोकसभा से कंसेप्ट उठाया गया है। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मिनिमम तो 25 है, तो लोकसभा से भी आ सकता है, तो पीएम को 25 तो होना ही चाहिए। अगर राज्यसभा से आएगा तो वो 30 होगा मिनिमम। ठीक है, वो ऑब्वियस है जी, क्योंकि वो राज्यसभा में इलेक्टेड है, तो नॉमिनेटेड है, माफ कीजिए, तो वहां पे 30 चाहिए कम से कम। तो जो अगर पीएम राज्यसभा से आएगा तो उसकी मिनिमम 30 एज ऑटोमेटिकली होगी। पर हाँ, 25 पे कोई भी एलिजिबल हो जाता है कि आप लोकसभा से इलेक्ट होके प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। ठीक है, उसके बाद आइए जी इलेक्शन कैसे होता है जी, अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ से पूछ सकता है, और इसका इलेक्टोरल कॉलेज कौन है जी, वो भी लिख लो। क्योंकि मुझे लगता है अगर नारी शक्ति वंदन पे क्वेश्चन बनता है। Sir, elected MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha, the elected MLAs. एक चीज रहेगी जी। MLA of Delhi and and Puducherry. elected बहुत बढ़िया members जी, of both houses of parliament and elected बिल्कुल members जी। of the legislative assemblies. तो यहाँ पे नॉमिनेट लोग वोट नहीं करेंगे, वरना 12 लोगों को तो राज्यसभा में पी अपने प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं, तो वो इशू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, नॉमिनेट लोग वोट नहीं करते। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यहाँ पे एमएलसी वोट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी दिल्ली और पुडुचेरी का नाम आता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। पुडुचेरी। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज इसका इम्पोर्टेंट है, इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। उसके बाद आगे आइए जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि अगर प्रेसिडेंट इंडिया में ना हो तो कौन प्रेसिडेंट का काम करता है, बताइए। Vice President. वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपना डेजिग्नेशन किसको देता है जी? Vice President. वाइस चीफ प्रेसिडेंट। जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, Vice अगर दोनों ना President. हो फिर चीफ जस्टिस है मैम।
अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, फिर चीफ जस्टिस के पास जाएगा उनका काम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है जी, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखिए जी, आर्टिकल 123। क्या है जी? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस। बहुत बढ़िया जी, लिखिए जी। और एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मुझे लगता है पूछना चाहूंगा, प्रेसिडेंट की ओथ कौन करवाता है? हु चीफ एडमिनिस्टर? सीजीआई। सीजीआई, प्लीज राइट इट डाउन, मैं लिखूंगा नहीं इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि है इजी, पर हम वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद एंड में लिखिए थी, ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये मत सोचना कि पीएम कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी नहीं है और उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट नहीं करेगा, नहीं। पीएम को भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी जितनी भी है, चाहे आपके गवर्नर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट्स भी है, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, कैग, इन सबको अपॉइंट कौन करेगा जी? प्रेसिडेंट सर। प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट सर। प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया। तो ये अगर बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे तो छोड़ के मत आना उसको। आगे आइए जी। विद whom रिकमेंडेशन अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये पहले लिखा है मैंने आपको। प्रेसिडेंट। 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 ठीक है। उसके बाद है जी, दो तीन क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आपसे। हु कंस्टिट्यूट्स फाइनेंशियल कमीशन, ये शायद लिखवाया है या नहीं लिखवाया? फाइनेंस कमीशन कौन कंस्टिट्यूट करता है जी? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही कर। प्रेसिडेंट। तो ये लिख लो प्लीज, ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन। कौन सा आर्टिकल है जी फाइनेंस कमीशन का? 280। 280। बहुत बढ़िया जी। आफ्टर 5 इयर्स। पता नहीं, फाइनेंस कमीशन में बहुत बार प्रीवियस में पूछा गया है, तो 280 आर्टिकल भूल मत जाना। उसके बाद आइए जी, who can make advances out of the contingency fund of India? कंटिजेंसी फंड पता है? पहले ये बताओ क्या होता है कंटिजेंसी फंड। टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर के लिए सर। कोई भूचाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास एक कंटिजेंसी फंड होता है। उसको भी कौन उसमें से एडवांस, मतलब मनी कौन यूज कर सकता है? द प्रेसिडेंट। लिखिए, ही कैन एडवांस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। He can make advances out of the contingency fund of India। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 72 आपको याद है? पार्डन। पार्डनिंग पावर ऑफ पार्डनिंग प्रेसिडेंट। पावर। बिल्कुल जी। अगर हम वो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी करते हैं, वो किसके नाम पे करते हैं? सर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पे। ठीक है, तो अगर हम कोई इंटरनेशनल डील भी करने जा रहे हैं तो किसके नाम पे डील साइन होगी? प्रेसिडेंट के नाम पे। ठीक है।
तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, और उसके बाद मैं एंड में पूछना चाहूंगा रिमूवल। बताइए कौन सी मेजोरिटी चाहिए मुझे? सर स्पेशल मेजोरिटी। majority. स्पेशल मेजोरिटी। और इनके जो इम्पीचमेंट का आप मोशन होगा वो किस हाउस में इनिशिएट हो सकता है? Either house. ईदर ईदर हाउस। हाउस हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इधर सबको पता है ना? अगर किसी को कुछ नहीं पता मुझे रोक देना। मैं ये सोच के चल रहा हूँ, आप सभी ऐसे बोल रहे हो। अगर किसी को कुछ नहीं पता चल रहा मुझे बता देना, प्रेसिडेंट के बारे में कुछ आपको नहीं नॉलेज है। उसके अलावा एक और लास्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट को कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ता है उनके सर खिलाफ 14 डेज। 14 इम्पीचमेंट डेज। चार्जेस? वेरी गुड। अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ आप इम्पीचमेंट का मोशन ला रहे हो इधर हाउस में, तो उनको 14 डेज पहले हमें बताना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इंडिया का हाईएस्ट ऑफिस कौन सा है? President. प्रेसिडेंट का ऑफिस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बारे में मुझे लगता है जितना आपको पता था वो भी हमने लिखा, और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो भी हमने लिखा। इसके बाद आइए जी वाइस प्रेसिडेंट। नाम पता ही होगा आजकल कौन है, काफी न्यूज में रहते हैं। जगदीप धनखड़। Good. जगदीप धनखड़। बहुत बढ़िया जी। लिखिए जी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहले इसकी इलेक्शन लिखते हैं। कैसे हो रही इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के? ਸਰ ਇਲੈਕਟਡ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ बोथ ਵਿੱਚ। हाउसेस। ठीक है, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। यहाँ पे नॉमिनेटेड भी करेंगे। तो मैंने मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस लिखा, इसमें सब आ जाते हैं जी। बोथ हाउसेस बाय। उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। बिल्कुल जी, वो भी लिख रहा हूँ। सीक्रेट बैलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है। टर्म क्या है जी इनका? यहाँ पे बहुत सारे 5 बच्चे लिख years। के आते हैं 6 ईयर्स, क्योंकि ये राज्यसभा की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। राज्यसभा का टेन्योर है 6 ईयर, पर वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, याद रखना। स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जो सबसे ऊपर बैठे हैं चेयर पे, एक टीचर के जैसे, स्पीकर हमेशा लोकसभा का मेंबर ही होता है कोई ना कोई। पर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ये राज्यसभा का क्या होता है जी? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो ये भी लिखिए जी। टर्म है 5 ईयर, एंड री इलेक्शन भी होता है इसका, एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। उसके बाद लिखिए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो अपर हाउस या राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद लिखिए जी तीसरी बॉडी है इंपॉर्टेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो कोलेक्टिवली किसको रिस्पॉन्सिबल ਸਰ होती है ਲੋਕ जी? ਸਭਾ। लोकसभा को। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टुवर्ड्स है? लोकसभा को, उन मेंबर्स के लिए जिन्हें हमने चूज करके भेजा है। तो एक क्वेश्चन याद रखना, मान लीजिए हम सब मेंबर है पार्लियामेंट के, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास में बैठे हैं, तो हम में से सब तो मिनिस्टर बनेंगे ही। ठीक है, तो जो बनेंगे वो तो मिनिस्टर, जो नहीं बनेंगे उनका क्या नाम रखा है हमने? प्राइवेट मेंबर्स। जो लोग एमपी होते हैं पर मिनिस्टर नहीं होते, उनको प्राइवेट मेंबर बोला जाता है वहां पे।
लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी अगर कोई इलेक्ट होके ना बने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यसभा में से भी आप किसी को ला सकते हो यहाँ पे। जैसे अभी आपके जयशंकर जी हैं, पता है आपको, एस जयशंकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है, वो राज्यसभा से है, लोकसभा से नहीं है वो। ठीक है, तो आप यहाँ पे राज्यसभा से भी किसी को ला सकते हो, लोकसभा से भी। और अगर जो मिनिस्टर नहीं है, बाकी मेंबर्स को क्या कहते हो आप, प्राइवेट मेंबर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए लिखिए जी। हेडेड बाय द पीएम। हेडेड बाय द पीएम। सेकंड है a person who is not a member of both house। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। Can be appointed as a minister for how much time? 6 months. बिल्कुल जी। मतलब मुझे भी उठा के बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए। Must get elected to serve beyond 6 months। तो अगर आप 6 महीने से ज्यादा सर्व करना चाहते हो, अभी आप मेंबर भी नहीं हो इधर हाउस, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्ट होके आना पड़ेगा। तो एक चीज आपको मैंने सिर्फ बोली, लिखवाई नहीं, कि यहाँ पे दोनों हाउसेस के मेंबर हो सकते हैं। समझ गए ना आप उसको? बताइए। ठीक है, आगे आइए जी। A minister can participate in both houses। मान लीजिए आप लोकसभा में मिनिस्टर इलेक्ट होके आ गए, तो आप राज्यसभा में भी अपनी कोई पॉलिसी लेके आ रहे हो, नहीं उसके बारे में बता सकते हो। तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बोथ हाउसेस। बट एक है, वोट आप सिर्फ अपने हाउस में ही कर सकते हो। जैसे आपका प्रेसिडेंट का वोटिंग होगी, उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है। वाइस प्रेसिडेंट की वोटिंग होगी, उसमें भी पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट आप अपने खुद के हाउस में कर सकते हो, बट कैन पार्टिसिपेट इन ओन हाउस ओनली। मुझे बताइए, काउंसिल ऑफ सर मिनिस्टर की वोट स्ट्रेंथ। अपने हाथ में कर सकते हैं ना अकेले। हाँ मैंने लिखा है मैम, बट कैन पार्टिसिपेट, कैन वोट लिखना चाहिए, माफ कीजिए थी। पार्टिसिपेट तो ऊपर लिखा है, गलती हुई मुझसे। बट कैन वोट इन ओन हाउस ओनली। आगे लिखिए जी। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए जी, मिनी मैक्सिमम? 15% of the total members, सर ये इंक्लूडिंग पीएम बोल रहे हैं, एक्सक्लूडिंग पीएम? including PM, sir. वेरी गुड जी। इंक्लूडिंग टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम shall not exceed 15% of the total strength of which house? लोकसभा। लोकसभा। लोकसभा इंपॉर्टेंट है जी ये। इसको हम 91st अमेंडमेंट में फिर से पढ़ेंगे। लिख लो इसके साथ ही, 91st अमेंडमेंट एक्ट में ये रूल बन गया था। वरना होता क्या, हर किसी को मिनिस्टर बनना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोकसभा 5, कितनी स्ट्रेंथ है लोकसभा की बताइए?
सर 543। राइट नाउ है, पर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है मैम? आप बता रहे हो प्रेजेंट स्ट्रेंथ, मैं 550 पूछ रहा हूँ। सर 550 550। तो 550 का 15% ही जा सकता है आगे, तो मैं बताता हूँ कि कितने होने चाहिए मैक्सिमम। इसको 6 पॉइंट समथिंग पे आएगा जी। 82 सर। 82 है जी। 82 से ज्यादा ही नहीं जाना चाहिए जी आपका ये नंबर। इतने ही मिनिस्टर, वैसे इतने भी नहीं होते, बाकियों को स्टेट पकड़ा देते हैं। ठीक है, जैसे अनुराग ठाकुर फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेट में काम करता है, वो स्टेट के लिए है। तो मिनिस्ट्री कईयों के पास होती है, पर इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियो है वो है होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जिनको आप हर बार न्यूज में देखते हो, एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री होगी, ह्यूमन आपके एंड चाइल्ड अफेयर्स, ठीक है। उसके अलावा एनर्जी का सेक्टर, एचआर, पहले एचआरडी होती थी, अब कौन सी है? एजुकेशन की बताइए। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है इंडिया में, ये बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, हु इज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये बाकियों का नाम तो हम पढ़ते रहते हैं अखबार में। होम मिनिस्टर अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, आपके फॉरेन अफेयर्स जो बार बार नाम आता रहता है, एस जयशंकर जी है। रोड जो हमारी बन रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी मिनिस्ट्री में कौन है जी? नितिन गडकरी है। ठीक है, तो मैंने आपसे एक नाम पूछा, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये बहुत बड़ी है जी, धर्मेंद्र प्रधान, शाबाश। ठीक है, तो इनका नाम भी आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आइए जी, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। इसका मतलब क्या होगा, कोई समझाएगा मुझे? अगर आप समझते हो या मैं समझाऊंगा, वरना क्या है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? सर नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेट होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश जी, सही कहा आपने। नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया ना, काफी लोग मिनिस्टर्स जाएगी अगर लोकसभा में वो पास हो गया। ठीक है, तो ये दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। लोकसभा को संतुष्ट करना इनकी जिम्मेदारी है, उनके हर क्वेश्चन का आंसर देना भी उनकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में हमारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपके एरिया के बनेंगे। उसके बाद आइए जी, बताइए लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन सा है आपका यूनियन गवर्नमेंट का? पार्लियामेंट सर। सर बहुत पार्लियामेंट। बढ़िया, पूछ सकता है, लिखिए, द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी पार्लियामेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आइए जी, अपर हाउस में राज्यसभा। लास्ट लेक्चर में अपलोड नहीं कर पाया, माफ कीजिएगा, उसकी ना ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, पता नहीं क्यों। आज वाले की उम्मीद है हो रही है, हम श्योर। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उसके नोट्स हैं, और कुछ 2 गलतियां थी उसमें, गलतियां नहीं थी, वो अनक्लियर थी चीजें, वो एंड में करवाऊंगा मैं आपको। राज्यसभा में आइए सबसे पहले जी, सर उस दिन मैक्सिमम। उस पीडीएफ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ पेज ना ब्लैंक नहीं लास्ट वाली। नो, मैंने दोबारा भेजी मैम आज आपके ना टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है एक बार चेक कीजिएगा। राज्यसभा में पिछली बार पता क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे आसान था हरियाणा में, कि मुझे ये बताइए कि स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से कितने मेंबर है राज्यसभा में? 238। 238। बहुत बढ़िया जी, चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं जो इस बार पूछ सकता है। 250 में से 12 तो है नॉमिनेटेड, और 238 है यूटी प्लस स्टेट।
अब इससे मुश्किल क्वेश्चन क्या बन सकता है इस साल? यूटी से कितने हैं, स्टेट से कितने हैं? यूटी से है जी 8, 230 मेंबर है स्टेट से। प्लीज राइट इट डाउन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर हरियाणा लिटरेसी प्रीवियस ईयर। फ्रेंड्स, पिछली बार पूछा गया था कि स्टेट से एंड यूटी से कितने हैं, वो दोनों मिला के हैं 238। अगर अब इस बार पूछ ले कि केवल और केवल स्टेट से कितने हैं, दैट इज 230, रियली इजी। और 8 मेंबर यूटी से हैं। वैसे यूटी कितनी है इंडिया में इस टाइम, ये बताओ। 8। 8. ठीक ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए आपको। लिख लीजिए, इसको बताइए। ठीक है। और राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन तो चलते ही रहते हैं, पूरा साल चलते हैं ये। ठीक है, क्योंकि हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर बदल जाते हैं इसके। ठीक है, हर 2 साल बाद। तो अभी महाराष्ट्र से नॉमिनेट हुए हैं, पिछले साल पंजाब से मेंबर इलेक्ट हुए थे, नॉमिनेट हुए थे। तो आपसे पूछेगा इसके इलेक्शन कहाँ से होते हैं जी, बताइए। राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय, MLAs. वेरी गुड जी, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय एमएलए। एमएलए को पेपर में एमएलए नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा मुझे बताओ। State legislative assemblies. बिल्कुल जी, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मैंने एमएलए लिखा तो पेपर में एमएलए एक्सपेक्ट मत करना, इसको कहते हैं मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, सबको पता है ना ये बेसिक सी चीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो बिल्कुल यहाँ पे है जी। और इस इलेक्शन को कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अगर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस दैट आर मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो लिख देता हूँ, फिर से लिखिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ द, यहाँ पे भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है जी। अपने पेरेंट्स को अगर आप जिंदगी में गिफ्ट देना चाहते हो ना, और कोशिश करो राज्यसभा के मेंबर बनाया जाए उनको कभी ना कभी। ठीक है, इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता इंडिया में। अगर आप पेरेंट्स को सच में कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, पावर आ जाए आपके पास राज्यसभा में, जो 6 साल कोई नहीं बना सकता, परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, जैसे लोकसभा है सब्जेक्ट टू, क्या हो सकते हो उसमें, सरकार गिर जाती है, सब्जेक्ट टू डाइल्यूशन। ठीक है, पर राज्यसभा में ऐसा नहीं है, इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, इसीलिए देवताओं को मारा नहीं जा सकता। और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं आपका इंग्लैंड में। ठीक है, तो इंडिया में इसलिए इसको राज्यसभा कहते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इलेक्शंस आर आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शन। लिख लीजिए जी, इलेक्शंस आर आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो मैंने आपको, याद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए जी? मैंने नहीं लिखवाया पर पूछना चाहता हूँ एग्जाम 35। में। 30 years, sir. 25 या 30? 30, sir. 25. बाकी 30 कैसे कहा, मैं आप बताओ। अगर सर केवल राज्यसभा राज्यसभा, के मेंबर्स के लिए 30 years. हाँ, पर मैम यहाँ पे लोकसभा के मेंबर भी तो हो सकते हैं ना, दोनों हाउसेस के हो सकते हैं, तो 25 ईयर। ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए जी, ये भी नहीं लिखा है मैंने, आपको 35। बताओ। 35। तो ये लिख लो, क्योंकि ये राज्यसभा का मेंबर नहीं है। ठीक है, मिनिमम एज 35 ईयर्स, एग्जाम में पूछ सकता है, यहाँ पे 30 लगा के आते हैं बच्चे। लोकसभा में मिनिमम एज मैंने नहीं लिखवाई, मुझे लगता है आपको, वैसे राज्यसभा में भी लिखवानी है। सर लिख 30 लीजिए। ईयर राज्यसभा। बिल्कुल जी, बट वाइस प्रेसिडेंट की 30 नहीं होती, वाइस प्रेसिडेंट की 35 है। ठीक है जी।
मिनिमम एज 30 ईयर्स। कंफ्यूज मत हो ना, चिंता मत करो, दोबारा करवाऊंगा। ये तो मैं एग्जाम भी आपने आपका दिमाग ऐसे ही खेलेगा आपके साथ, जैसे मैं एकदम आपको ऊपर वाले क्वेश्चन पूछने लग जाता हूँ। ठीक है, तो डरना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मिनिमम एज 30 ईयर्स, उसके बाद आइए जी, नेक्स्ट लिखिए जी। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? बताओ। So 52. वेरी गुड जी, 1952। राइट इट डाउन। कभी नहीं पूछा गया क्वेश्चन, पर हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 1/3 मेंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि 6 साल का टेन्योर हो ना, तो 1/3 + 1/3 + 1/3, पूरा का पूरा हाउस 6 साल बाद बदल जाता है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद लिखिए भी, विच शेड्यूल डील्स विद द नंबर ऑफ सीट्स इन Sir, the राज्यसभा? fourth schedule. वेरी गुड जी, हमने लिखा है इसको। उसके बाद आइए जी, विच एक्ट सेज दैट टेन्योर ऑफ राज्यसभा विल बी 6 ईयर? इलेक्शन किस एक्ट के अंदर आते हैं जी? Representation of The people. representative act, sir. रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये लिख लो। says that tenure of Rajya Sabha will be 6 years। ठीक है, लिख लीजिए। क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज इज सब्जेक्ट ऑफ राज्यसभा। क्यों इम्पोर्टेंट है? जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। अभी तो जुडिशरी स्टेट के इलेक्शन अलग अलग आपके, माफ कीजिए, एग्जाम होते हैं ना। अभी एक एनजेसी लेके आने वाले थे, नेशनल जुडिशियल, पूरे इंडिया में एक ही बॉडी होगी आपकी इलेक्शन, आपकी माफ कीजिए, जजों को इलेक्ट करने की। तो अगर कोई ऐसा एक्ट आता है, वो सब्जेक्ट होगा राज्यसभा का, उसमें लोकसभा कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो क्रिएटिंग कोई फ्रेश या न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इस सब्जेक्ट ऑफ राज्यसभा, इसका आर्टिकल बताएगा कि मुझे? 312. वेरी गुड जी, आर्टिकल 312 ऐसा कहता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा का सब्जेक्ट है। और आर्टिकल 112 क्या कहता है कि मनी बिल किसका सब्जेक्ट है? Lok Sabha. लोकसभा का। ठीक है, जिसको आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हो, बजट को, आर्टिकल 112। ठीक है, उसके बाद आगे आइए जी, आगे लिखते हैं लोकसभा। लोकसभा में कोई भी इलेक्ट होके नहीं आता, सब इलेक्ट होके ही आते हैं, नॉमिनेट वाला कोई नहीं है जी। पहले 2 लोग नॉमिनेट होते थे, 2019 में मोदी जी ने कहा हटाओ इनको। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ है जी 550, तो सबके सब इलेक्टेड है जी, नॉमिनेटेड कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद आइए जी, प्रेजेंट स्ट्रेंथ। प्रेजेंट स्ट्रेंथ है जी 543। ठीक है, आगे आइए जी, प्रीसीडिंग ऑफिसर कौन है जी इसका? Speaker. वेरी गुड जी, कौन है इस टाइम? Om Birla. ओम बिरला, बहुत बढ़िया, शाबाश। उसके बाद आइए जी,
देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑल्सो प्रिसाइड ओवर ज्वाइंट सिटिंग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑल्सो प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। कौन सा आर्टिकल है ज्वाइंट सिटिंग का? मैंने आपको कहानी 108 में जो था 108 समझाया था 108। ज्वाइंट सिटिंग। मुझे बताइए, वकीलों से जुड़ा एक ऐसी डेजिग्नेशन है जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, कौन है वो इंसान? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी ऑफ जनरल। इंडिया सर। हाईएस्ट। बहुत बढ़िया से। ही और शी कैन पार्टिसिपेट इन दिस एज वेल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल दोनों हाउसेस की मीटिंग में भी जा सकता है, बोल भी सकता है, वहां पे हिस्सा ले सकता है वहां पे अटॉर्नी जनरल। ठीक है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर, या प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है इसका वो, बोथ हाउसेस की। यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं आता वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, क्योंकि ये भी इलेक्ट हमने ही किया है। स्पीकर ऑफ लोकसभा मेंबर होगा लोकसभा का, तो उनको वोट डाल के हमने ही भेजा होगा। पहले थी सुमित्रा महाजन, आपको याद होगा, अब है ओम बिरला। ठीक, उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखिए जी। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं मैं इसको, ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। लिखो, स्पीकर ऑफ लोकसभा या लोकसभा स्पीकर लोकसभा स्पीकर अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, थोड़ा हट के है। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वही चेयरमैन अपॉइंट करता है, पार्लियामेंट्री कमेटी है। सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम लिख लो टॉप पे नोटबुक के, एस्टिमेशन कमेटी। एस्टिमेशन कमेटी, उसमें मैथ्स लगता है, और ये सब नालायक है मैथमेटिक्स में जितने भी बैठे हैं ऊपर। ये कोई मीटिंग, इनकी जो आपका कमेटी है एस्टिमेटिंग कमेटी, ये सबसे बड़ी कमेटी होती है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अलग से लिख लीजिए। आगे आइए जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए आप लोकसभा के मेंबर हो, आप अगर एक खास पीरियड है, अगर उसके लिए लगातार नहीं गए ना लोकसभा और उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया मैं छुट्टी पे हूँ, आपकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाएगी जी। तो बताइए कितने डेज का टाइम देती है आपको लोकसभा छुट्टी लेने के लिए मैक्सिमम? 60 days. 60 डेज, 2 महीने। आप 2 महीने छुट्टी पे बैठे हो घर, लोकसभा में बताया भी नहीं कि मेरा ये रीजन है ना आने का, आपकी सीट वेकेंट घोषित कर दी जाएगी। लिख लीजिए, ए हाउस हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ ए मेंबर वेकेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ he or she is absent from all meetings for the period of 60 days without, यहाँ पे भी मैंने कंडीशन जोड़ दी, परमिशन। परमिशन लेके आप ये छुट्टियां भी मार सकते हो। तो लोकसभा राज्यसभा कुछ नहीं है, दो क्लासरूम है, पैसे समझ लो, दो टीचर बैठे हैं, इनका काम होता है शांत चाहिए शांत चाहिए, आप बैठ जाइए आप बैठ जाइए। ठीक है, तो कोई बच्चा 7 दिन के लिए एब्सेंस है, एब्सेंट है, स्कूल नहीं भी गया, ऐसे समझ लीजिए, डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, उसी टाइम। आगे आइए जी।
भगवंत मान के पास कितना टाइम था सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए, अगर वो मिनिस्टर बनना चाहे लोकसभा से, बताइए। सर 6 months. नो, 14 डेज। मान लीजिए आप स्टेट में भी इलेक्शन जीत गए, एमएलए भी बन गए और एमपी का इलेक्शन भी जीत गए, तो आपके पास एमएलए की सीट से रिजाइन देने के लिए 14 डेज होते हैं। और यदि यही सेम चीज लोकसभा राज्यसभा में भी हो जाए, जैसे आप लोकसभा से भी जीते हो, राज्यसभा से नॉमिनेट कर दिया आपको, तो अगर आप 10 दिन में राज्यसभा में लिख के नहीं दोगे या लोकसभा में लिख के नहीं दोगे मुझे कहाँ जाना है, तो आपकी राज्यसभा की जो कुर्सी है वो चली जाती है, लोकसभा की बच जाती है। ऐसा नहीं आप दोनों से हाथ धोते हो, राज्यसभा की कुर्सी आपको चली जाती है आपके हाथ से। ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट है, तो आपको ये टेम्परेरी कुर्सी दे दी जाती है 5 साल के लिए। लोकसभा के लिए पॉइंट लिखो, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखिए। ए पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर हो, पंजाब में ऐसा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब एंड हरियाणा में। मेंबर हो बोथ दी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एट सेम टाइम। If he doesn't resign from state legislature within 10 days, then his seat from Lok Sabha becomes vacant। तो अब देखिए, अपर हाउस से निकाला जा रहा है आपको, तो आप लोकसभा के मेंबर हो, स्टेट में एमएलए हो, 10 दिन में अगर स्टेट लेजिस्लेचर में रिजाइन नहीं दिया, आपकी ऊपर वाली सीट चली जाएगी लोकसभा की। और यही लोकसभा राज्यसभा में भी है, वहां पे टाइम है 14 डेज का। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, इंपॉर्टेंट है बहुत। इफ अ पर्सन इज मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, देन ही मस्ट रिजाइन फ्रॉम लोकसभा विद इन 14 डेज, else his seat from Rajya Sabha will be declared vacant। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको पता होने चाहिए थे जी। उसके बाद आइए जी, जसमीन जी पूछे क्या क्वेश्चन है। सर आपने बोला था कि भगवंत मान को 14 डेज़ का टाइम था, तो आपने 10 डेज़ लिखवाया है। मैम ऊपर 10 डेज है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, भगवंत मान के पास 10 डेज का टाइम था, 14 डेज का नहीं। 14 डेज का उस इंसान के पास टाइम है जो दोनों हाउसेस में है, अपर हाउस में भी लोग, माफ कीजिएगा मैं शायद मिस कर गया इसको। आपके पास बोथ हाउसेस लोकसभा राज्यसभा में था। मैं सही बात है आपकी। लिखिए जिसको सेट करके, ये मैंने गलत लिखवाया, बोला ठीक लिखा गलत, कुछ चिंता नहीं, ठीक कर लीजिए। अगर आप
सेंटर में भी हो स्टेट में भी हो भगवंत मान एग्जाम्पल, तो उनके पास 14 डेज है। और यही अगर आप लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस में हो तब आपके पास 10 डेज का टाइम है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने इसको ठीक करवाया। पर बाकी सारा सेम है जी। बताइए, सबको समझ आया ये? भगवंत मान वाली एग्जाम्पल आपको बचा लेगी पेपर में कंफ्यूजन से, कि भगवंत मान के पास 14 डेज का टाइम था। ठीक है। वरना होता क्या, सीएम तो वो बन ही जाते क्योंकि अपर हाउस की मेंबरशिप जाती, लोअर की नहीं। ठीक है। बट लोकसभा राज्यसभा में 10 दिन का टाइम है, वरना राज्यसभा की सीट आपके हाथ से चली जाएगी। और ज्यादातर लोग राज्यसभा ही प्रेफर करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं सीनियर लोगों की बात, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट हाउस है। ठीक है। लोकसभा वैसे गिरती तो नहीं है सरकार, पर डर तो हर किसी को होता है। उसके बाद आइए जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन को मिनिमम कितने लोगों की सपोर्ट चाहिए बताइए? लिखवाया मैंने आपको। वेरी गुड। नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको मिनिमम 50 लोगों की सपोर्ट चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से ही गिरी थी। तो नो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ मिनिमम 50 मेंबर्स। आगे आइए, कल लास्ट लेक्चर होगा जिसका। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस। कोई ऑर्डिनरी बिल है वो ईदर हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस है। बताइए, ये लिखवा रहा हूँ लोकसभा ओनली। लोकसभा। बहुत बढ़िया जी। ऑल इंडिया सर्विसेज बिल। राज्यसभा। बिल्कुल। एक क्वेश्चन बताओ, राज्यसभा मनी बिल को कितने दिन के लिए विदहोल्ड कर सकती है? 14 days. यस, राज्यसभा कैन विदहोल्ड मनी बिल फॉर 14 डेज ओनली। वैसे कभी होता नहीं है, राज्यसभा कभी भी ऐसा कुछ नहीं करती कि मनी बिल में रुकावट आए, क्योंकि मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट बिल है पूरी कंट्री के लिए। इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, पर उनके पास पावर है, डिसीजन नहीं ले सकते। ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कर सकते हैं कि हमें ये चीजें चेंज करने के लिए मन है, कृपया इसको चेंज किया जाए, पर मनी बिल में कुछ भी नहीं कर सकती राज्यसभा। ठीक है। उसके बाद आइए जी, हु डिसाइड्स वेदर मनी बिल इज और नॉट, वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट? The कौन डिसाइड speaker. करता है? Speaker. स्पीकर ऑफ लोकसभा। और मनी बिल के लिए रिकमेंडेशन किसकी लगती है जी? प्रेसिडेंट। President. Sir प्रेसिडेंट। President. जी, हमने पहले ये कई बार डिस्कस भी किया है, इसको लिखा भी होगा शायद आपने। आगे आइए जी, मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। 6 months. Months. तो एक साल में कितने मिनिमम सेशन होने चाहिए जी? 2. 2। लिख लीजिए, मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम मीटिंग कितनी होगी साल में? 2। ऑब्वियस है, वो मैं लिखवा नहीं रहा आपको। उसके बाद आइए जी, पार्लियामेंट सेशन। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आपसे भी पूछा जा सकता है। कितने सेशन होते हैं जी पार्लियामेंट में? एक तो अभी होके हटा जी बजट सेशन, 3 जिसमें सर। मैंने आपको इंटरिम बजट करवाया, बहुत बढ़िया जी। Monsoon or winter. मॉनसून एंड विंटर, बहुत बढ़िया जी। तो बजट सेशन होता है फरवरी टू मई।
ठीक है, मई तक बजट सेशन चलता है आपका। और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो मैं आपको बाद में भी लिखवाऊंगा, वो कब खत्म होगा? 31 मार्च को। और हमने ये कंसेप्ट कहाँ से सीखा कि 31 मार्च को ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होना चाहिए, कोई बताएगा? ये हमने सीखा साका एरा से। कनिष्का नाम का एक रूलर था इंडिया में, ठीक है, जिसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, ये हिस्ट्री में लिखवाऊंगा आपको। उसने साका एरा इंट्रोड्यूस किया था, उसका अपना कैलेंडर था एक, वो 31 मार्च को खत्म होता था हर साल। तो इंडिया आज तक, हमारी गवर्नमेंट उसको फॉलो करती है जी। तो अगर आपको पूछे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल कैलेंडर है वो किसके बेस्ड है, दैट इज साका एरा, SAKA, साका एरा। साका एरा वो स्टार्टेड बाय कनिष्का, ठीक है, वो बाद में लिखेंगे, पर एक बार आपको बता दिया मैंने कि 31 मार्च को ही क्यों खत्म होता है ये। दूसरा लिखिए जी, मॉनसून सेशन। तो इसमें सबसे बड़ा सेशन कौन सा है जी, ये भी बताइएगा, और सबसे छोटा कौन सा है ये भी बताइएगा। बजट सेशन सर सबसे लंबा है। सबसे छोटा जी? सर विंटर। सब बिल्कुल विंटर। जी। बुजुर्गों को ठंड बड़ी लगती है हमारे देश में, 2 महीने का ही रखा है जी। ठीक है, आप देखो जनवरी की छुट्टी पे है, जून की छुट्टी पे है, अक्टूबर की छुट्टी पे है, ये छुट्टियां हैं इनकी, ठीक है, पार्लियामेंट के सेशन से। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये मेरा पहला क्वेश्चन था जहाँ पे मुझे बड़ा बुरा लगा था, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने PU एंट्रेंस के लिए पढ़ाना शुरू किया था, तब क्या हुआ, मैंने GV मालवलंकर लिखवा दिया, और किस्मत इतनी अच्छी, पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। वहां पे GV की जगह पूरा गणेश वासुदेव लिखा हुआ था। तो कई बच्चे एग्जाम प्रेशर में कहते, सर आपने जो लिखवाया वो तो पेपर में है ही नहीं था, आपने तो GV मालवलंकर लिखवाया था। तो मैंने उनको कहा, यार मालवलंकर कहीं तो लिखा होगा ना ऑप्शन में, वही कर देते हैं। तो कह रहे, सर एग्जाम प्रेशर में, कई बच्चे, सारे नहीं, तो इनका उसके बाद मैं पूरा नाम लिखवाता हूँ, गणेश वासुदेव मालवलंकर, ठीक है, वरना मैं आपको GV मालवलंकर लिखवाता। नाम लिखिए जी, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा है। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लिख लीजिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू impeach CAG एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बताइए। हु कैन रिमूव या impeach प्रेसिडेंट, CAG? नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सर। नो। हाँ, यहाँ पे पार्लियामेंट चाहिए जी, तो पार्लियामेंट लिखिए, पार्लियामेंट हैज पावर टू इम्पीच। आपके मन में होगा केवल प्रेसिडेंट होंगे और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, तो उसके अलावा आपका CAG भी कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी पार्लियामेंट हटा सकती है जी। कैन रिमूव CAG एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं हटाता। अपॉइंटमेंट आपकी बात ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट देते हैं जी, उसमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। कल इसके हम सारे खत्म कर लेंगे बड़े आराम से, आज इतना ही करते हैं, काफी ज्यादा कर लिया हमने फिर भी। सबसे पहले हमने किया नीति आयोग, जल्दी जल्दी करवाऊंगा, डोंट वरी, रिवाइज करके जाना। नीति आयोग एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, सुब्रमण्यम जी इनके नाम में है, वो इसके CEO है, फर्स्ट CEO। आप कमेंट पढ़ लीजिए, कमेंट में आपको मिल जाएंगे, खुल रहे हैं उनके नाम में। और 2014 में स्टैब्लिश होती है नीति आयोग, इसने रिप्लेस किया फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, माफ माफ कीजिएगा, पहले प्लानिंग कमीशन होता था इंडिया में।
उसके बाद आया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होमवर्क लिख लीजिए, हु वाज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नोटबुक के टॉप पे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो 1993 में स्टेब्लिश हुआ जी। इसके जो चेयरमैन है वो सीजीआई होने चाहिए, और जो अदर मेंबर्स हैं वो होने चाहिए कम से कम रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इसकी अपॉइंटमेंट कौन देता है जी? प्रेसिडेंट। टेन्योर है 5 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 70। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बिल्कुल सेम है जी, पर इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा कि इसको जो मेंबर्स हैं या फिर चेयरमैन है उनको अपॉइंट तो गवर्नर करेंगे, पर हटाएंगे फिर से प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर किसी को हटाने की नौबत आ जाए। बाकी सब सेम है जी, 26 स्टेट में है आपका ह्यूमन राइट कमीशन। फिर आया आपका आरटीआई, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कांग्रेस एस्टेब्लिश करके गई थी 2005 में। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, माफ कीजिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसका टेन्योर है 5 ईयर या फिर 65 ईयर मैक्सिमम। उसके बाद सीबीआई बहुत न्यूज में रहती है, इसको एस्टेब्लिश का ईयर, माफ कीजिए, माफ कीजिएगा, सीबीआई इस्टेब्लिश होती है इंडो चाइना वॉर, फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी के 1 साल बाद। तो 1963 आप याद कर लो, फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी थी 1962। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसीलिए सीबीआई जब कहीं पे रेड मारती है ना ऑपोजिशन पे, तब हमेशा क्वेश्चन उठाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे। उसके बाद है जी लोकपाल लोकायुक्त। मैंने आपको पिनाकी चंद्र घोष का नाम लिखवाया, खुद नहीं लिखा, ताकि आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझो। सबसे पहले महाराष्ट्र में स्टेब्लिश होता है जी 1971 में। यहाँ पे सेकेंड इमरजेंसी याद आएगी आपको, नेशनल। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो है वो 2013 है, पर ये कब असेंट मिला प्रेसिडेंट का? 1 जनवरी 2014, और ये एनफोर्स हो गया था 16 जन को। ठीक है, 16 जनवरी को इन्फोर्स भी हो गया था, 15 दिन बाद। मैंने ऐसे याद रखा है इसको। उसके बाद प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कमांडर है, सबको पता है, फर्स्ट सिटीजन है, सबको पता है। आर्टिकल 53 कहता है एग्जेक्टिव हेड जो है यूनियन के, वो भी कौन है? प्रेसिडेंट है। मिनिमम एज 35 चाहिए। इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होते हैं जी। इसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा 12, वो तो प्रेसिडेंट को ही वोट डालेंगे, तो इसलिए उनको हटा दिया गया है। यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ आपका एमएलए स्टेट लेजिस्लेचर के। थर्ड है इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पता होने चाहिए आपको। आर्टिकल 123 मैंने लिखा है, ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। फाइनेंस कमीशन भी यही अपॉइंट करते हैं हर 4-5 साल बाद, पूरे 5 साल बाद। एंड ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड, मुझे ये बताइए कि हाई कोर्ट के जज की सैलरी किस फंड से आती है? वो मैंने करवाना है अभी आपको, सर आपको पता कंसोलिडेट है? फंड ऑफ स्टेट। कंसोलिडेट फंड, हाँ, स्टेट कंसोलिडेट फंड। और सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल कंसोलिडेटेड फंड्स। ठीक है, वो कंटिजेंसी एंड कंसोलिडेटेड फंड अलग अलग चीज है। पेपर में जाके खिट्टी मत उड़ा लेना दिमाग में। कंटिजेंसी इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है आपदा। ठीक है। उसके बाद हमने किए वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। तो फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस कौन सा है पूरे इंडिया में? प्रेसिडेंट का। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, इनके इलेक्शन भी कहाँ से होते हैं जी? बताइए। सीक्रेट बैलेट पेपर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पर यहाँ पे स्टेट वाले लोग नहीं वोट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बोथ हाउसेस। नॉमिनेट मेंबर भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको इन्होंने नॉमिनेट नहीं किया, तो धांधली होने के चांसेस कम है। टर्म है 5 इयर्स। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बट वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते। राज्यसभा को हेड तो वाइस प्रेसिडेंट करता है। राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज है 30। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज उतनी ही है जितनी प्रेसिडेंट की चाहिए, 35। उसके बाद की हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाय पीएम।
देश के किसी भी नागरिक को आप मिनिस्ट्री में लगा सकते हो मैक्स टू मैक्स 6 महीने के लिए। अगर उससे ज्यादा सर्विस करनी है तो इलेक्ट होकर आना ही पड़ेगा, ईदर हाउस से, चाहे राज्यसभा से चाहे लोकसभा से। मिनिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज बट कैन वोट इन ओन हाउस ओनली। ठीक है। तो आपके अमित शाह जी हैं, वो लोकसभा के मेंबर हैं, वो राज्यसभा में भी स्पीच देते हैं, आपने देखा होगा कई बार। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर है। ठीक है, तो आंसर वहां पे भी देने अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकती मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। और ये किसने बताया? 91st अमेंडमेंट एक्ट, ये हम लिखेंगे आगे चल के फिर से। एंड दे आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। द पार्लियामेंट इज लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लेना, कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन है आपका गवर्नमेंट का? दैट इज पार्लियामेंट। फिर हमने कि राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ, पिछली बार पूछा गया था कि स्टेट यूटी से कितने लोग होते हैं राज्यसभा में, 238, करेक्ट आंसर। अगर इस बार पूछे केवल और केवल स्टेट से कितने होते हैं, यूटी से कितने होते हैं, यूटी से अब तक 8 मेंबर हैं, 8 ही यूटी है इंडिया में, ऐसे याद कर लो। 230 मेंबर आउट ऑफ 238 स्टेट से जाते हैं राज्यसभा में। मेंबर आर इलेक्टेड बाय एमएलए, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स लिखना चाहिए था। फिर से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस आर नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शंस? दैट इज इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। उसके बाद मिनिमम एज 30 ईयर्स, राज्यसभा वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी? 1952 में, अंडर द रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1951। क्रिएटिंग ऑल इंडिया जो सर्विसेज है वो सब्जेक्ट केवल और केवल राज्यसभा का ही है, लोकसभा का नहीं है। लोकसभा भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। लोकसभा के पास पैसे की पावर है, मनी बिल। लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है 550, प्रेजेंट है 543। प्रीसीडिंग ऑफिसर है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ही इज मेंबर ऑफ लोकसभा एज वेल। ही और शी, स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑल्सो प्रीसीड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 108 से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। लोकसभा अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटीज, पार्लियामेंट में बहुत कमेटी होती है। ठीक है, आपकी एस्टिमेशन कमेटी आपने सुना होगा जी। उसके अलावा आपने और कौन सी कमेटी सुनी है जी, बताइए? स्टैंडिंग पब्लिक कमेटी सुनी होगी आपने, बिल्कुल जी। स्टैंडिंग कमेटी है, फाइनेंशियल कमेटी भी बनती है। तो कौन अपॉइंट करता है उनके हेड को? स्पीकर ऑफ लोकसभा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी 5 स्टार लगाया मैंने वहां पर। हाउस कैन डिक्लेयर a seat of a member vacant if he or she is absent for 60 days without permission। आप लोकसभा के मेंबर हो, 60 दिन गए नहीं बिना बताए, आपकी सीट वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी। अ पर्सन कांट बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवंत मान से 14 डेज, क्योंकि वो क्लासिकल केस है एमएलए एंड एमपी का। ठीक है, तो उन्होंने एमपी की सीट छोड़ दी, तो यहाँ पे 14 डेज का टाइम है। अगर आप दोनों हाउसेस में आ जाओ फिर 10 डेज का टाइम है। ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनरी बिल जो है वो किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, पर मनी बिल है वो केवल लोकसभा में इनिशिएट होगा। मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की, और स्पीकर डिसाइड करता है कि वो बिल मनी बिल है भी या नहीं। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आपने लिखे भी हुए हैं। उसके बाद हमने किया कि राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 डेज तक मनी बिल को रोक के रख सकती है, उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकती। ठीक है। मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ अ पार्लियामेंट इज 6 मंथ्स। तो मिनिमम कितनी मीटिंग होनी चाहिए पार्लियामेंट की साल में? 2। बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, तीनों 3 सेशन होते हैं। लॉन्गेस्ट कौन सा है? बजट सेशन। शॉर्टेस्ट है विंटर सेशन। ठीक है, इसमें और कुछ करने वाला नहीं है। जीवी मालवलंकर, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट कैन रिमूव सीएजी एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल। आज के लिए इतना है जी। अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको दो चीजें शायद ज्यादा क्लियर नहीं कर पाया। इट वॉज एडोप्टेड ऑन 22 जन, तो यहाँ पे एक चीज ठीक करने वाली है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज अडोप्टेड ऑन, यहाँ पे आएगा, कि जिसने क्लास नहीं लगाई वो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट होता है 22 जन 1947, जबकि प्रियम्बल वॉज अडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949।
ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं। एक तो ये था, दूसरा कौन सा था, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था। अगर कुछ पूछना है पिछले लेक्चर से पूछ भी सकते हो आप। सर मेजॉरिटी समझा दीजिए।